के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 बाल विकास सीडीपी की क्लास नंबर 8 रहेगा और आज का जो टॉपिक रहेगा वंशानुक्रम एवं वातावरण बाय जायसवाल कोचिंग सेंटर। इस टॉपिक से कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे पिछली बार, इंपॉर्टेंट टॉपिक सारा इंक्लूड इसमें किया गया है और लास्ट में हम एमसीक्यूज भी करेंगे इससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न रहने वाले हैं। और आपको पता है इस टॉपिक से 1 से 2 नंबर पूछा ही जाता है और 2024 में तो 3-3 4-4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वंशानुक्रम वातावरण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रत्येक ब्रदर सिस्टर जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, सभी को कमेंट करना है। चलिए, पहला हमारा टॉपिक रहेगा प्रस्तावना। वंशानुक्रम एवं वातावरण में जो इंट्रोडक्शन होता है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखिए, प्रस्तावना, बाल विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से पहले अर्थात गर्भावस्था से लेके जीवन भर चलती रहती है। देखिए, बाल विकास का तात्पर्य है जीवन भर चलते रहना। अब इस विकास के मुख्यतः 2 कारक प्रभावित होते हैं। पहला होता है वंशानुक्रम, दूसरा होता है वातावरण। ठीक है, सभी बच्चे यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखेंगे। सभी मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर सिस्टर, टीचर्स जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, सभी कमेंट कीजिएगा। आप सभी के माता पिता को जायसवाल सर प्रणाम और नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। साथियों, निष्कर्ष निकलता है कि बच्चे का विकास इन दोनों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम होता है। कैसे परिणाम होता है? वंशानुक्रम। देखिए, वंशानुक्रम वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा माता पिता के गुण, विशेषताएं, क्षमताएं संतान में स्थानांतरित होती है। इसलिए आपने सुना होगा जीन्स है, उसके माता पिता ऐसे तो बच्चे भी ऐसा है। इसी को हम बोलते हैं जीन्स या वंशानुक्रम। वंशानुक्रम यह स्थानांतरण जीन्स के माध्यम से होता है। समझ गए ना? परिभाषा क्या है? वंशानुक्रम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता के गुण, विशेषताएं एवं क्षमताएं संतान में स्थानांतरित होती हैं। हो सकता है वंशानुक्रम की परिभाषा आ जाए, इनमें से कौन सी वंशानुक्रम की सही परिभाषा है, ऐसे भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा है वंशानुक्रम की विशेषताएं। अब देखिए, एग्जाम में विशेषताएं पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, इसलिए जानना जरूरी कि वंशानुक्रम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, वंशानुक्रम जन्मजात होता है, अक्सर आपने पढ़ा होगा। वंशानुक्रम स्थायी होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहता है, शारीरिक एवं मानसिक दोनों गुण देता है। ये सबसे प्लस पॉइंट है। वंशानुक्रम की सबसे बड़ी विशेषता है ये शारीरिक और मानसिक दोनों गुण देता है। ये भी आ सकता है कि शारीरिक मानसिक दोनों गुण कौन देता है, तो आपका वंशानुक्रम देता है। वंशानुक्रम शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार से पूछा जा सकता है, तो हमें दोनों तरह से प्रिपेयर रहना, तैयार रहना। अब हम जानेंगे वंशानुक्रम के तत्व इंपॉर्टेंट। सभी कमेंट करते रहिएगा और हमारी संस्था की टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो आज ही व्हाट्सएप मैसेज करें 9630689598। ये टॉपर नोट्स जो पिछले ईयर में 10 से 12 टॉप सेलेक्टेड टीचर हैं हमारी टीम के, उनके मार्गदर्शन पे वो क्या क्या टॉपिक पढ़े थे, क्या क्या पढ़ना चाहिए, वो सारा इंक्लूड है। और ये टॉपर नोट्स आपकी तैयारी को 15 से 20% और मजबूत करने वाली है। अपनी तैयारी को मजबूत करना है और पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड करना है तो नोट्स आपके बहुत ही अहम भूमिका अदा करने वाले हैं। तो वंशानुक्रम के तत्व जान लीजिए। जीन जो होते हैं गुणों का वाहक होते हैं। अब देखिए, वंशानुक्रम तत्व में पूछ लिया जाए कि गुणों का वाहक कौन होता है, तब मेरे प्यारे मित्रों, मेरे शिक्षक बंधुओं, आपका जवाब होना चाहिए जीन होता है। आपके एग्जाम में प्रश्न आए कि जीन्स का समूह कौन होगा, तब आपका जवाब होना चाहिए गुणसूत्र होगा। अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि अनुवांशिक कोड क्या है, तब आपका जवाब होना चाहिए अनुवांशिक कोड डीएनए होता है। और अक्सर पूछा जाता है मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तब आपका जवाब होना चाहिए 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। और जोड़ी मतलब इसका डबल कर लेना है, 46 हो जाएंगे गुणसूत्र, और जोड़ी में पूछा जाए तो 23 करना है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि वंशानुक्रम से प्रभावित गुण हमें बताना है। भाई, गुण भी जरूरी है ना कि कौन कौन से वंशानुक्रम को प्रभावित कर सकते हैं। तो एक होता पहला शारीरिक गुण। शारीरिक गुण में कद, रंग, आँखों का रंग, बालों का प्रकार, ये होता है। फिर दूसरा होता है मानसिक गुण होता है। मानसिक गुण में आपकी बुद्धि आ जाता है, इंटेलिजेंस आ जाता है, प्रतिभा आ जाती है, टैलेंट आ जाता है। स्वभाव, शांत, चंचल, आक्रामक आदि, ये हमारे वंशानुक्रम के प्रभावित गुण हैं। क्या है? शारीरिक गुण में मानसिक गुण और स्वभाव, ये 3 टॉपिक्स पे यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अब आता अगला कि वंशानुक्रम की सीमाएं क्या हैं। भाई, सीमाएं भी होती हैं, तो सीमाओं को भी हमें देखना है। सीमाएं देखिए, केवल क्षमता देता है, विकास नहीं। ये सबसे प्लस पॉइंट है। जो वंशानुक्रम की सीमाएं होती हैं, सीमाएं केवल क्षमता दे सकता है, आपका विकास नहीं करता है।
वातावरण के बिना गुण विकसित नहीं होता, ये प्लस पॉइंट है, ये सीमा है इसकी कि वातावरण के बिना गुण विकसित नहीं हो सकता। इसलिए इन्वायरमेंट बेस्ट इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, बच्चे का रहन सहन इन्वायरमेंट अगर अच्छा होगा, जहाँ बच्चा बेहतर तरीके से रहेगा, उसका परवरिश बेहतर होगा, इन्वायरमेंट अच्छा होगा, एजुकेशन बढ़िया होता है। इसलिए बच्चे का इन्वायरमेंट बेहतर दीजिए। तो इन्वायरमेंट की बात हुई तो इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि वातावरण वह समस्त बाहरी परिस्थितियां हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करती है, और जन्म के बाद बच्चे जो कुछ भी सीखता है वह वातावरण का प्रभाव होता है। इसलिए कहते हैं बच्चे का इन्वायरमेंट बेस्ट रखिए। इसलिए कहते हैं बच्चे का जो प्रथम गुरु होता है माता कहलाती है, क्योंकि माता का जो परवरिश होता है वो स्टार्टिंग गर्भावस्था के बाद या गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। साथियों, वातावरण की विशेषताएं जान लीजिए। वातावरण की विशेषताएं क्या? परिवर्तनीय होता है। जैसे जिस प्रकार से वातावरण बच्चा रहेगा वह परिवर्तन हो जाएगा, दूसरे वातावरण में ले जाएंगे तो वहाँ परिवर्तित हो जाएगा। फिर दूसरा होता है अनुभव आधारित, यानी वातावरण में अनुभव भी इम्पेक्ट करता है कि जिस इन्वायरमेंट में बच्चा वातावरण में रहता है वहाँ का अनुभव भी ग्रहण करेगा, उससे उस अनुभव से भी सीखेगा। फिर है तो विकास को दिशा देता है, इन्वायरमेंट यानी वातावरण भी विकास को दिशा देता है। ये सारे पॉजिटिव निगेटिव प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, सभी मित्रों को जय हिंद वंदे मातरम। साथियों, सभी को कमेंट करना, प्रत्येक ब्रदर सिस्टर को, क्योंकि यहाँ पे अध्यापक अध्यापिका बनना है, अपने माता पिता के सपने को साकार करना है। उन सभी को जवाब देना है जो आप पर उंगलियां उठाते हैं, उन उंगलियों को केवल अपनी मेहनत से जवाब देना है। शिक्षक भर्ती में अव्वल आके जवाब देना है। चलिए ठीक है, माता पिता के सपने को साकार करिए और बेहतर तरीके से अच्छे मन से पढ़िएगा, क्योंकि जो मन से पढ़ा जाता है वही आपके एग्जाम हॉल में काम आता है, भूलता नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए वातावरण के प्रकार जानते हैं। टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। भौतिक वातावरण जैसे घर, विद्यालय, जलवायु, पोषण, स्वास्थ्य, ये हमारे किस कैटेगरी पे आ जाते हैं? ये भौतिक वातावरण में आ जाते हैं। दूसरा हम आता है सामाजिक वातावरण, जैसे परिवार, मित्र, शिक्षक, समाज और संस्कृति, ये हमारे सामाजिक वातावरण के अंतर्गत आ जाते हैं। तीसरा है मनोवैज्ञानिक वातावरण। मनोवैज्ञानिक में प्रेम, स्नेह, सुरक्षा, प्रोत्साहन, प्रेरणा, ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। अब आता है वातावरण का प्रभाव किस पर पड़ता है। वातावरण का प्रभाव भाषा विकास पर पड़ेगा, सामाजिक व्यवहार पर पड़ेगा, नैतिक विकास पर पड़ेगा और व्यक्तित्व निर्माण पर पड़ता है। इससे प्रश्न आपके एग्जाम में कैसे बनेंगे कि ये बताइए कि बच्चे का इस इन्वायरमेंट में रह रहा है, यहाँ पे रह रहा है, उसका भाषा विकास कैसा होगा। अच्छा विकास होगा तो अच्छा भाषा विकास होगा, अगर निगेटिव होगा, निगेटिव ऑप्शन होगा तो उसका भाषा विकास निगेटिव में आएगा। सामाजिक व्यवहार भी ऐसे होगा, ऐसा नैतिक विकास, ऐसा व्यक्तित्व निर्माण भी होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें देखना पड़ेगा कि क्या पूछा जा रहा है, क्या मॉडरेट करके आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करेंगे वंशानुक्रम वातावरण का संबंध क्या है। बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इनका संबंध होगा। जब चैप्टर एक साथ दिया गया, इनका संबंध भी होगा, तो क्या है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। वंशानुक्रम वातावरण का संबंध यह है कि दोनों क्या होंगे, ये एक दूसरे के पूरक होंगे। अब इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण सिद्धांत जान लेते हैं। पहला सिद्धांत है अंतःक्रिया का सिद्धांत। इसमें क्या है, इसमें विकास जो होता है वंशानुक्रम वातावरण दोनों मिलकर होता है। अंतःक्रिया सिद्धांत में क्या होता है, वंशानुक्रम वातावरण दोनों मिलकर इनमें विकास होता है, दोनों मिलकर ही पूर्ण विकास संभव करते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि एक बच्चा जन्म से बुद्धिमान है, लेकिन उसे अच्छा स्कूल और मार्गदर्शन नहीं मिलता है। अर्थात वंशानुक्रम तो उसका बेहतर है, बुद्धिमान है, लेकिन वातावरण उसको सही ढंग से नहीं मिल रहा है। तो वंशानुक्रम वातावरण मिलकर ही बच्चे का विकास होता है। तो आप समझ गए, अर्थात उसकी प्रतिभा विकसित नहीं होगी। वंशानुक्रम कितना भी बुद्धिमान हो, उसके माता पिता कितने बुद्धिमान हो, अगर उसको इन्वायरमेंट वातावरण बेहतर नहीं मिलेगा तो उसकी प्रतिभा विकसित नहीं हो पाएगी। ठीक है। अब इन्हीं से रिलेटेड कोई कहानी, कविता मिला के कोई कहानी बनाकर आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछ लेगा। ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते वंशानुक्रम बनाम वातावरण जान लेते हैं। किस पर आधार पर वंशानुक्रम, वातावरण, प्रकृति, जन्मजात हो गया, अर्जित हो गया, समय हो गया, जन्म से पहले, जन्म के बाद, आपकी स्थिरता, स्थायी, परिवर्तनीय, स्रोत और माता पिता और समाज परिवार, इनसे रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। वंशानुक्रम बनाम वातावरण में इन दोनों को चैप्टर लेके इनसे फिर पूछा जाएगा। ठीक है। और आगे आने वाले प्रश्नों पर हम चर्चा भी करेंगे। प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के विचार जान लीजिए। अब देखिए स्टेटमेंट आपके एग्जाम में आता है, आपने कई बार प्रीवियस ईयर में देखा होगा, स्टेटमेंट पूछा ही जाता है, परिभाषा आपके एग्जाम में पूछी ही जाती है। तो हमें परिभाषा पर भी फोकस करना है और यहाँ पे लक्का तुक्का नहीं लगे, आपको एक्चुअल जब पता होगा तभी आप सही सटीक आंसर कर पाएंगे। तो फ्रांसिस गाल्टन की परिभाषा है
कि वंशानुक्रम को सबसे अधिक महत्व दिया। कहा कि बुद्धि और प्रतिभा जन्मजात होती है। आपके एग्जामिनर में प्रश्न आ गया, किसने कहा कि बुद्धि और प्रतिभा जन्मजात होती है, तब आपका जवाब होना चाहिए फ्रांसिस गाल्टन ने कहा। वंशानुक्रम को सबसे अधिक महत्व किसने दिया, तब आपका जवाब होना चाहिए फ्रांसिस गाल्टन ने दिया। अब आता जेबी वाटसन। अब आ गया प्रश्न एग्जाम में कि वातावरण को प्रमुख किसने माना है, तो आपका जवाब होना चाहिए जेबी वाटसन ने माना है। अक्सर स्टेटमेंट आता है, मुझे 12 बच्चे दो, मुझे 1-2 बच्चे दो, मैं उन्हें जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। किसने कहा है, जेबी वाटसन ने कहा है। बच्चों से संबंधित जो चाहे बना दूं, मतलब जेबी वाटसन। इन्होंने क्या कहा, वातावरण, क्योंकि इन्होंने क्यों कहा, क्योंकि इन्होंने वातावरण को प्रमुखता माना। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे को बेहतर वातावरण देंगे तो जैसा चाहूँ वैसे बच्चे को बना सकता हूँ। तो इसीलिए कहते हैं वातावरण बेस्ट देना चाहिए। अपने बच्चों को बेहतर सिखाना है तो बच्चों को वातावरण इन्वायरमेंट बेस्ट बनाइए। अब जीन पियाजे जी ने इस पर कहा है, जीन पियाजे ने दोनों को समान महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि बच्चों का विकास उसकी सक्रिय सहभागिता से होता है। प्रश्न आ गया एग्जाम में, किसने कहा कि बच्चों का विकास उसकी सहभागिता से होता है, जेबी वाटसन ने कहा, जीन पियाजे जी ने कहा, थॉर्नडाइक ने कहा, या किन मनोवैज्ञानिकों ने कहा, तब आपका जवाब होना चाहिए जीन पियाजे जी ने कहा कि बच्चे का विकास उसकी सक्रिय सहभागिता से होता है। अगला टॉपिक है वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत, जो कि बहुत ही बेहतरीन इम्पैक्ट आपका फुल होने वाला है, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनेंगे, यहीं से मॉडरेट क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। कैसे, जैसे वंशानुक्रम का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास केवल जीन से होता है। कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास केवल जीन से होता है, वातावरण का, अंतःक्रिया का, वंशानुक्रम का? तब आपका जवाब होना चाहिए कि विकास केवल जीन से होता है, यह वंशानुक्रम का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है विकास केवल वातावरण से होता है? वातावरण का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है कि सबसे महत्वपूर्ण विकास और दोनों का संयुक्त प्रभाव होता है, वह अंतःक्रिया का सिद्धांत। अंतःक्रिया दोनों को, वंशानुक्रम वातावरण दोनों को कहता है, दोनों को साथ लेके चलता है, और सबसे महत्वपूर्ण है विकास, दोनों का संयुक्त प्रभाव, वह हमारा अंतःक्रिया का सिद्धांत। अब हमें ध्यान देना शिक्षा में महत्व, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करेंगे। शिक्षा में महत्व, अब शिक्षकों की बारी। अब आपकी जब नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, तो यही तो एग्जामिनर चाहता कि आप कैसे पढ़ाएंगे, कैसे इन्वायरमेंट रखेंगे, बच्चों को जो क्लास का है कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो बनाना कैसे है, शिक्षक को बच्चों को व्यक्तिगत भिन्नता समझनी चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताएँ होती, बच्चे भी अलग अलग प्रकार से होते हैं। तो शिक्षक में ये क्षमता हो, ये नॉलेज हो, ये ज्ञान हो कि बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, उन भिन्नताओं को समझना चाहिए। हर प्रकार से बच्चा एक बार में नहीं समझता, 2 बार 3 बार बताना पड़ता है, कुछ बच्चे एक ही बार में समझ जाते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता समझनी चाहिए, अनुकूल वातावरण देना चाहिए, जैसे बच्चे चाहें वैसे बच्चों का अनुकूल वातावरण देना चाहिए। प्रतिभा को पहचान कर विकसित करना चाहिए, बच्चे को देखिए, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता बच्चों में होती है, सभी बच्चों के अलग अलग प्रतिभाएँ होती हैं, उन प्रतिभा को पहचान कर उनको विकास की ओर ले जाना है, विकसित करना है। फिर है सकारात्मक वातावरण देना, बेहतर विकास होगा, क्योंकि अगर वातावरण बेहतर देंगे तो बेहतर बच्चे का विकास होगा। अब परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं में क्या देखना है, कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। वंशानुक्रम क्या है, जन्मजात गुण है। प्रश्न आए जन्मजात गुण क्या है, वंशानुक्रम है। अर्जित गुण कौन है, वातावरण एक अर्जित होता है, क्योंकि जिस वातावरण में रहेंगे वहाँ से वातावरण से सीखेंगे मतलब अर्जित गुण हो गया। पूर्ण विकास, दोनों का संतुलन को पूर्ण विकास बोलते हैं। वंशानुक्रम वातावरण दोनों का संतुलन है तो वह पूर्ण विकास कहला जाएगा। फिर है अंतःक्रिया सिद्धांत, सबसे महत्वपूर्ण इस पर मानी जाती है, क्योंकि दोनों को मिलकर रहती है, और शिक्षक का कार्य यही है कि यह अनुकूल वातावरण बनाना है। ठीक है, निष्कर्ष हमारा यह निकलता है कि बाल विकास केवल वंशानुक्रम या केवल वातावरण से नहीं होता है, दोनों के समन्वय से ही पूर्ण विकास संभव है। तो आज का चैप्टर रहा वातावरण, आज का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर रहा, क्योंकि यहाँ से कई बार पूछे जाते हैं, वंशानुक्रम वातावरण का चैप्टर रहा। अब क्या है, आनुवंशिकता को खालिस्तान सामाजिक संरचना माना जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक, गतिक, स्थायी। ये एमपी वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है कि आनुवंशिकता को एक जो है सामाजिक संरचना माना जाता है। कौन सा, प्राथमिक सामाजिक संरचना, द्वितीयक सामाजिक संरचना, गतिक सामाजिक संरचना या स्थायिक सामाजिक संरचना माना जाता है। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जयसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो आनुवंशिकता किसका एक सामाजिक संरचना कहला जाती है, सभी लोगों ने कमेंट कर दिया है, राइट ऑप्शन होगा स्थायिक। जी हाँ,
डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? पर्यावरण, जीन, आनुवंशिकता या होम्योस्टैटिस। तो कल हमने बताया था इसके बारे में, जो कल की क्लास ज्वाइन किया होगा वो A to Z आपका आंसर सही दिया होगा। क्या दोस्तों? माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को ही आनुवंशिकता कहा जाता है। आई होप सभी लोग समझ गए हों अच्छे तरीके से। चलिए आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है और बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न पूछा गया है कि व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है या आकर्षक भूमिका है। तो आप सभी लोग जानते हैं व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की किस प्रकार की भूमिका होती है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये आपके C-TET में आया हुआ प्रश्न है। तो किसमें लेवल के किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए, सारा कंक्लूजन आपको यहाँ पे मिलेगा। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता किस गुणों का गठन कहलाती है? वातावरण, मानसिक, अनुवांशिक या मनोवैज्ञानिक। तो आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि आनुवंशिकता किन गुणों का गठन कहलाती है? वह आनुवंशिकता आनुवंशिक ही गुणों का गठन कहलाती है। अब यहाँ पे कई बार लोग गलती कर देते हैं, बोलेंगे यार मनोवैज्ञानिक हो, आनुवंशिकता तो आनुवंशिक हो नहीं सकता। ऐसा नहीं, प्रश्न को समझिएगा, आप खुद नहीं सोच लेना है, क्योंकि खुद सोच लेंगे तो आपको खुद ही सोचना है, लेकिन प्रश्न को अकॉर्डिंग सोचना है, प्रश्न को देखकर सोचना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया? तो सारे कथन हमें जो है पढ़ना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा। वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण होता है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतर्क्रिया का परिणाम होता है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। माता पिता के शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। देखिए सभी लोग जानते हैं कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण होता है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, लेकिन वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, यह कथन गलत हो जाएगा। और यह भी सही दिया गया कि माता पिता के शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना भी एक वंशानुक्रम है। तो कारण क्वेश्चन कौन सा कथन सही नहीं होगा? सी वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, बाकी सारे कथन सही दिए गए। अगला प्रश्न क्या है? खाली स्थान जन्मजात में व्यक्तित्व गुणों का योगफल है। तो व्यक्तित्व गुणों का योगफल क्या होता है? समानता या निरंतरता, वंशानुक्रम या युयुत्सा होती है। तो मेरे सभी प्यारे मित्र जानते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ क्लास में कि जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल क्या होता है? वंशानुक्रम ही होता है। वंशानुक्रम क्या होता है? जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल आपका हो जाता है। अगला प्रश्न लाजवाब प्रश्न है। क्यों लाजवाब है आइए जान लेते हैं। आपके एग्जाम के 10 से संभावित प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस अत्यधिक वाद विवाद होता है कि लड़का एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके अनुवांशिक घटक कारण होता है। आप लोग देखते होंगे लड़कों या लड़कियों में जो योग्यताएं होती हैं उनके विशिष्ट समूह और उनके अनुवांशिक घटक के कारण होता है। तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे किससे अधिक सहमत होंगे? अब ऑप्शन पढ़ते हैं, देख लेते हैं, फिर समझ लेते हैं किससे सहमत होंगे। लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। यौवन आरंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतः विपरीत होती हैं। अगला है, सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती, जबकि लड़के आक्रामक खेलों के लिए बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। और चौथा ऑप्शन कर रहा है कि लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे जन्म से ही इस प्रकार के होते हैं। तो ऐसा घटक बताना है जिसमें लड़का वाद विवाद अक्सर होता है कि लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह में उनके अनुवांशिक घटक कारण होता है। तो अनुवांशिक घटक के अकॉर्डिंग हमने देखा और समझा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए कि सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है। कला चीज़ें करना, पेंटिंग करना, मेहंदी कला, जो कलाएँ होती हैं अक्सर आप लोग देखेंगे ज़्यादातर, लेकिन जबकि लड़के आक्रामक खेलों के लिए बेहतर पसंद के लिए अनुवांशिक रूप से तैयार रहते हैं। इस रूप से अनुवांशिक रूप से। तो कहीं ना कहीं अदर ऑप्शन को देखा तो सी ऑप्शन हमें ठीक लग रहा है, बाकी तो कुछ अलग ही दिख रहे हैं, कुछ अलग ही लेवल के हैं। पेडागोजी में सारी निगेटिविटी कहलाती है। वैसे लड़का लड़की यानी सभी लोग जानते हैं लैंगिक पक्षपात हो जाता है, और लैंगिक पक्षपात से 2-3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम होगा? अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस, युग्मनज। एक वर्ग 3 में आया था, लेकिन कुछ चीज़ें और उसमें ऐड थी,
ठीक है, वर्ग 3 में इस प्रकार के प्रश्न पूछा गया था, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें और ऐड कर दी गई थी। तो इनमें से कौन से एक सही क्रम बताना है आप लोगों को। अंडाणु शुक्राणु ब्लास्टोसिस युग्मनज हो गया, ब्लास्टोसिस अंडाणु शुक्राणु युग्मनज हो गया, ब्लास्टोसिस युग्मनज अंडाणु शुक्राणु हो गया, अंडाणु शुक्राणु युग्मनज ब्लास्टोसिस्ट हो गया। तो आप सभी लोग जानते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम होगा। तो सही क्रम पहले क्या होता है, अंडाणु बनते हैं, अंडाणु में शुक्राणु प्रवेश करते हैं, फिर युग्मनज होता है दोनों का, फिर ब्लास्टोसिस में प्रक्रिया होती है। तो ये एक सही क्रम है। तो सही क्रम क्या होता है, डी ऑप्शन। तो सभी भाई बहनों को, सभी लोगों को ध्यानपूर्वक चीज़ें पढ़ना है। शायद आप ये तो चीज़ें नॉर्मल जानना सभी बहनों के लिए, सभी भाइयों के लिए। अगला है कि आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। गत्यात्मकता स्थिर, प्राथमिक या गौण रूप में जाना जाता है। तो मेरे सभी प्यारे मित्र जानते हैं आनुवंशिकता जो है खाली स्थान सामाजिक संरचना मानी जाती है। किसकी, एक स्थिर मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, देखिए आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है क्योंकि सामाजिक संरचना गत्यात्मक नहीं होती, ना ही प्राथमिक ना ही गौण, यहाँ पे स्थिर होगा क्योंकि सामाजिक संरचना की बात कर रहे हैं। और इस प्रकार के एक प्रश्न कर भी चुके हैं, इतना तो आप सभी लोग समझ भी गए होंगे। ठीक है, चलिए आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का, प्रत्यागमन का या बहुतत्व का सिद्धांत। तो सभी लोग जानते समझते हैं, आप लोग सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। कई बार एग्जाम में बुद्धि से संबंधित चैप्टर जो है पूछा जाता है, इनके महत्वपूर्ण सिद्धांत पूछे जाते हैं। और पिछली क्लास में हमने आपको बताया भी थे, अगर आपने सिद्धांत वाली हमारी क्लास देखी होगी, आविष्कार वाले, तो उनमें हमें काफ़ी चीज़ों को हमने डिटेल के साथ आपको बताया था। और जिन्होंने उस क्लास को अटेंड किया होगा तो आई होप अच्छे प्रश्नों के साथ आपको फीडबैक भी अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे देखा जाए हमारा जो सिद्धांत हो के एक तत्व का सिद्धांत पढ़ा, द्वितत्व का पढ़ा, बहुतत्व का पढ़ा, लेकिन प्रत्यागमन का सिद्धांत हमने बुद्धि में नहीं पढ़ा। ये बुद्धि का प्रत्यागमन का सिद्धांत नहीं है। और ये किस लिए प्रश्न आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये एमपी टेट वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए समझना है, क्योंकि ये वर्ग 3 में भी आ सकता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवंशिक विधि का उपयोग किया जा सकता है। अब देखिए इसमें आपको समझना, चाहे वर्ग 1 का हो चाहे वर्ग 2 हो, अगर आपको बाल विकास से पढ़ना है तो प्रीवियस पेयर के हमारे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, या कहीं से भी आप बुक से भी वर्ग 1 2 को भी आपको सीडीपी पढ़ना है एमपी टेट में जो आई हुई है। यानी एमपी टेट में कहीं भी अभी 4-5 साल के जितने भी सीडी बाल विकास के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे आपको पढ़ना है और समझना है। तो मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवंशिक विधि का उपयोग किया जा सकता है। क्षैतिज रूप में, लंब रूप में, क्षैतिज लंब दोनों में, या किसी भी रूप में नहीं किया जा सकता। तो आप सभी लोग जानते हैं मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवंशिक विधि का उपयोग किया जाता है और वो क्षैतिज और लंबवत दोनों रूपों में किया जाता है। तो सी ऑप्शन इधर राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का सिद्धांत यह प्रस्तुत करता है कि विकास उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशागत होते हैं। एक नियतिवाद का सिद्धांत, एक सामाजिक सिद्धांत, एक प्राकृतिक सिद्धांत, एक पालन पोषण का सिद्धांत। तो आप सभी लोग जानते हैं इस प्रकार का सिद्धांत यह प्रस्तुत करता है कि विकास उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशागत होते हैं, और वह हमारा कौन सा होगा, एक प्राकृतिक सिद्धांत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं, और ऐसा किनके नियमों के कारण होता है। अक्सर आप देखते होंगे पृथक्करण, विविधता, प्रभुत्व, प्रतिगमन। तो हमने आपको कल की क्लास में डिटेल के साथ इसके बारे में बताया था कि, और प्रकार भी बताया था किस प्रकार से होते हैं। कल की क्लास जरूर देखिएगा। तो कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं, ऐसा किस नियम के कारण होता है, वह विविधता का नियम हो जाएगा। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि क्या बुद्धिमान माता पिता या अभिभावक के बच्चे संतान सदैव पढ़ाई में तेज होंगे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, शिक्षक का बेटा शिक्षक बनेगा। ठीक है, तो ऐसे तो मुमकिन नहीं है कि हमारे पिताजी रेलवे में हैं तो बच्चे भी रेलवे में होंगे, हमारे पिताजी एरोप्लेन चलाते हैं, पायलट है, तो बच्चे भी पायलट होंगे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो नहीं होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है। समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, चिंतन पैटर्न, आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी था। तो मेरे प्यारे मित्र सभी लोग जानते हैं कि मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी जो हमारा कारक होता है, क्योंकि अनुवांशिक शब्द जुड़ गया तो आपको आँखों का रंग हो जाएगा। ये भी वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है, एमपी टेट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो अनुवांशिकता से संबंधित पूछा जाता है आपके वर्ग 3 में, तो इन पर ध्यान देना, फोकस करना सभी को। वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन यहाँ पे चयन करना है।
वंशानुक्रम के संबंध में। तो वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है, बिल्कुल सही बात है। यह शारीरिक गठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, ये भी सही बात है। इसमें जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान भी देता है वंशानुक्रम, ये भी हो सकता है। इसमें रुचि या वृत्ति, पसंद नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदात्मक भावनाएं समावेशित होती, ये गलत है। वंशानुक्रम में संवेदात्मक भावनाएं समावेशित होना ये नहीं है, कुछ हो सकते हैं बाकी नहीं, कुछ अर्जित होते हैं, कुछ प्रेरक होते हैं, तो ये सभी लोग जानते हैं रुचि, ठीक है। वो डी वाला ऑप्शन कथन गलत। अब आपको यहाँ पे देखना है, ध्यानपूर्वक समझना है। अगली पॉइंट जो वर्ग 3 में पूछा गया प्रश्न था कि वंशानुक्रम में शारीरिक विकास महत्वपूर्ण पक्ष होता है और विकास में सबसे पहले शारीरिक विकास होता है। विकास में क्या होता है? सबसे पहले शारीरिक विकास होता है और वंशानुक्रम में शारीरिक विकास कौन सा पक्ष होता है? महत्वपूर्ण पक्ष होता है। ये चीज़ें जो पढ़ते हैं ना वही एग्जाम में फतेह करते हैं। पिछली बार आप लोगों ने गलती किया था, हमने केवल क्वेश्चंस मॉक क्वेश्चन किए थे, लेकिन आपका ये कंसेप्ट पर क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो इस बार ये चीज़ कर रहे हैं ताकि 101% आपका एग्ज़ाम फतेह हो सके, आप लोगों को सिलेक्शन प्राप्त हो सके, आप लोगों को सिलेक्शन मिल सके, आप लोग सभी लोग अध्यापक अध्यापिका बन सकें। देखिए, शरीर की जो बड़ी मांसपेशियां होती हैं इनका उपयोग करने की क्षमता को संकल मांसपेशी कौशल, एक शरीर की छोटी मांसपेशी का उपयोग करने की क्षमता का उपयोग कुशल मांसपेशी कौशल कहलाता है। और यही पूछा गया था। क्या पूछा गया था? कि शरीर की बड़ी मांसपेशियों को उपयोग करने की क्षमता को संकल मांसपेशी कौशल एवं शरीर की छोटी मांसपेशी का उपयोग करने की क्षमता का उपयोग कुशल मांसपेशी कौशल कहा जाता है। तो कुशल मांसपेशी कौशल, और यही प्रश्न पूछे गए थे जो आपसे बने नहीं थे, क्योंकि ये चीज़ें हमने पढ़ी नहीं थी, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगला पॉइंट क्या पूछा गया था, ये भी पूछा गया था। एंटीजन किसी जीवधारी शरीर में उपस्थित वे अणु होते हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं। एंटीजन से प्रश्न पूछा गया था। तो एंटीजन किसी जीवधारी शरीर में उपस्थित वे अणु होते हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता जो है उत्पन्न करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक, उसी को एंटीजन बोला जाता है। आपके अंदर अगर एंटीबायोटिक अच्छा है तो सर्दी जुकाम बुखार कम होता है। जैसे ये आपके कमज़ोर होंगे, वीक पड़ेंगे, तो सर्दी जुकाम बुखार ये चीज़ें आ जाती हैं। तो कहते हैं ना एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन लगाना, एंटीबायोटिक गोलियां आती हैं, वो यही चीज़ें होती। आपके रोगों से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक, वो आपके एंटीबायोटिक होता है। अगला पॉइंट है कि 2018 एमपी में पूछा गया है कि वंशानुगतता का निर्धारण जीन्स के माध्यम से होता है। प्रश्न पूछा गया था कि वंशानुगतता का निर्धारण किसके अकॉर्डिंग होता है, किसके माध्यम होता है? तो सभी लोगों ने कमेंट किया था जीन्स के माध्यम से। उन सभी का आंसर सही आया था। अगला प्रश्न पूछा गया वुडवर्थ के अनुसार, और वुडवर्थ की परिभाषा स्टेटमेंट अक्सर एमपी में पूछी जाती है। वंशानुक्रम उन सभी कारकों को सम्मिलित करता है जो व्यक्ति के जीवन प्रारंभ करने के समय से ही होते हैं। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान देना है कि जेम्स डेवर का क्या कथन है। जेम्स डेवर का अक्सर पूछा जाता है कि माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। इसी पर पी जिसबर्ट के मतानुसार कि प्रकृति में प्रत्येक पीढ़ी का कार्य माता पिता द्वारा संतानों से कुछ जैविकी मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का हस्तांतरण करना और इस प्रकार हस्तांतरित विशेषताओं की मिलीजुली गठरी को वंशानुक्रम कहते हैं। ये अलग अलग परिभाषाएं, अपनी अपनी चीज़ें होती हैं और प्रत्येक मनोवैज्ञानिक, प्रत्येक साइंटिस्ट की विशेषता, परिभाषा, स्टेटमेंट पढ़ना जरूरी होता है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा जा रहा है कि अनुवांशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो संचरण होता है, ट्रांसमिशन होता है, गुणसूत्रों में स्थित जीन्स नामक इकाई के माध्यम से होता है। किसके होता है? जीन्स नामक एक यूनिट होती है। और अगला है कि अनुवांशिकता एक स्थिर सामाजिक संरचना है। प्रश्न आ गया कि अनुवांशिकता एक सामाजिक संरचना है या अनुवांशिकता एक संरचना है? कौन सी? स्थिर सामाजिक या सामाजिक संरचना है। कौन सी सामाजिक संरचना? एक स्थिर सामाजिक संरचना। और वंशानुक्रम संबंधी सिद्धांत जान लीजिए। वंशानुक्रम के माध्यम से विभिन्न सिद्धांत प्रचलित हैं, जैसे मनोवैज्ञानिकों ने एवं जीव वैज्ञानिकों ने कहा है कि अध्ययन व अनुसंधान के आधार पर विकसित इन्होंने किया है। और इसका संक्षिप्त आप लोग देख सकते हैं। क्या है संक्षिप्त? कि विभिन्नता का नियम। ये विभिन्नता का नियम क्या है? जो एमपी 2018 में पूछा गया था। यह नियम इस तथ्य पर आधारित होता है कि बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उसके कुछ भिन्न होते हैं, इसी को ही भिन्नता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन। और इस मत का प्रतिपादन डार्विन ने, लेमार्क आदि वैज्ञानिकों ने भी किया है। दूसरा होता है प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन नियम के अनुसार क्या होता है? बालक अपने माता पिता के विपरीत गुण प्रदर्शित करता है, ये कहलाता है प्रत्यागमन का नियम।
अगला प्रत्यागमन का नियम सोरेनसन ने दिया है। किसने दिया है? सोरेनसन ने दिया है। उन्होंने ये बताया कि माता पिता के विपरीत गुण भी बालक में उत्पन्न होते हैं और इनको ही प्रत्यागमन का नियम कहते हैं। और ये एमपी टेट पिछले बार वर्ग 3 2022 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। तीसरा आता है आपका बीज कोष की निरंतरता का नियम। यह नियम क्या कहता है दोस्तों कि बालक को जन्म में देने वाले बीज कोष कभी नष्ट नहीं होता, यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ क्रेम्पलेम्स। इन चीज़ों को आपको फोकस करना है और ध्यान देना है अच्छे तरीके से। आप चलिए सभी लोग क्वेश्चन करेंगे। सभी लोग तैयार हैं? क्वेश्चनों करने के लिए तैयार हैं या कुछ चीज़ें और एडिशनल बताई जाए? चलिए कुछ चीज़ें एडिशनल है उनको भी देख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। वंशानुक्रम का सिद्धांत बीज कोषों की निरंतरता का नियम है और इसे बीजमैन द्वारा दिया गया था। ये बीजमैन आपने पढ़ा, पिछली बार पूछा गया था कि वंशानुक्रम सिद्धांत बीज कोषों की निरंतरता का नियम है, किसके द्वारा दिया गया? तो बीजमैन के दिया गया था। प्रश्न पर ही उत्तर दिया गया था, लेकिन काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे। बीज कोषों, बीजमैन के द्वारा, तो प्रश्न पर उत्तर दिया गया था। अर्थात बीज कोष क्या है? बीज कोष बालक को अपने माता पिता से प्राप्त होता है, जिसे वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है और इसके प्रतिपादक कौन है? बीजमैन है। और इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि पिछली बार 12 से 14 प्रश्न पूछे गए थे। अगला पॉइंट आपको ध्यान देना, समानता का नियम, लॉ ऑफ रिसेम्बल्स। ये क्या दर्शाता है? जैसे माता पिता होते संतान भी वैसे होते, समानता यानी बराबर। इसके अनुसार शारीरिक संरचना की दृष्टि से माता पिता की तरह होते हैं। इस मत का समर्थन कौन करते हैं? सोरेनसन करते हैं। अगला आपने पढ़ा होगा मेंडल का नियम। अनुवांशिकी के जनक कौन है? मेंडल है। अगला क्या दर्शाना कि यह मेंडल का नियम क्या दर्शाता है कि वर्ण संकर प्राणी या वस्तुएं अपने मौलिक या समान रूप की ओर अग्रसर होती हैं, और इस नियम का प्रतिपादन मेंडल ने किया है। हो सकता है अब इस मेंडल के नियम से प्रश्न पूछा जाए, और पूछा जाएगा इस बार वर्ग 3 एग्जाम में मेंडल का पूछा जाएगा। पिछली बार भी पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि अनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम अनुवांशिकी के नियमों की खोज की थी जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। पिछले बार वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है। और एमपीटेट 2018 में इसी टॉपिक से पूछा गया था प्रश्न कि एक प्राकृतिक सिद्धांत के अनुसार विकास उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशानुगत होता है। छठवां पॉइंट इसमें क्या है? ध्यान दीजिएगा कि अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। ये क्या है दोस्तों? होता है, इस नियम का प्रतिपादन किसने किया? लेमार्क ने किया। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो भी गुण अर्जित किए जाते हैं वे उनके द्वारा उत्पन्न संतानों को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं, और इसी को ही अर्जित गुणों का संक्रमण कहते हैं। यानी जो आपने अर्जित किया है उसकी बात हो रही। अगला जो प्रश्न है कि डाउन सिंड्रोम, जिसे ट्राइसोमी के नाम से भी जाना जाता है, ये अनुवांशिक विकार होता है जिसे क्रोमोसोम 21 के तीसरी प्रतिलिपि के सभी किसी भी हिस्से की उपस्थिति के कारण होता है। ये पिछली बार पूछा गया था। क्रोमोसोम क्या है? 21वीं की तीसरी प्रतिलिपि के सभी या किसी भी हिस्से की उपस्थिति का कारण हो सकता है। ये सारे नोट्स PDF फाइल प्राप्त करने के लिए आज ही हमारे टेलीग्राम, फेसबुक पेज और आपके इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि सभी आपके नोट्स PDF फाइल मिल सके। और टॉपर नोट्स हमारी आ चुकी है, जो आप व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है अन्य क्लासेज पर और पोस्ट भी है, तो व्हाट्सएप कीजिए, आपको टॉपर नोट्स प्राप्त हो जाएगी। अगला जो पूछा गया था कि फ्रांसिस गाल्टन ने विविधता का सिद्धांत दिया और इसके अनुसार श्रेष्ठता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होती है। ये भी पूछा गया था वर्ग 3 में। और अगला भी पूछा गया था कि वंशानुगत मोतियाबिंद गर्भावस्था में दौरान कुछ असमानताएं एवं वंशानुक्रम होती है। वंशानुगत में जो मोतियाबिंद हो जाता है, ये गर्भावस्था के दौरान क्या होता है? गर्भावस्था में दौरान कुछ असमानताएं और वंशानुक्रम होती है, इसके अकॉर्डिंग होता है। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान देना है कि आश्रित वर्गीकरण का नियम अनुवांशिकता के नियम में शामिल नहीं होता है। जो आश्रित वर्गीकरण का नियम है ये अनुवांशिकता में नहीं आएगा, और अगर अनुवांशिकता के शब्द में आश्रित वर्गीकरण आता है तो इसको आपको क्या है? चेंज कर देना है। ठीक है, चलिए अब प्रश्नों की बात कर लेते हैं। प्रश्नों की बात कर लेते हैं जो आपके स्क्रीन पर प्रश्न रहेंगे, और ये सारे प्रश्न हम करने वाले हैं। तो आप सभी लोग तैयार हैं? चलिए सभी लोग कमेंट कीजिएगा। टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे, फिर बाकी अगली क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पूरी MCQs की क्लास होएगी। तो किस प्रकार के सिद्धांत विकास के अनुभव और अनुवांशिकी के दोनों के योगदान को स्वीकार करते हैं? क्या वह अंतःक्रियावादी सिद्धांत है
क्या वह प्रकृति सिद्धांत है, नियमितवाद का सिद्धांत है, या पालन पोषण का सिद्धांत है। तो जिस प्रकार से सिद्धांत विकास में अनुभव और अनुवांशिकी दोनों के योगदान को स्वीकार करते हैं वह अंतःक्रियावादी सिद्धांत कहलाता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा अनुवांशिक विकार केवल महिलाओं में पाया जाता है। क्या वह आपका फेनिल कीटोन्यूरिया है, या टर्नर सिंड्रोम है, या डाउन सिंड्रोम है, या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। एमपीटी 2018 में पूछा गया था, साथ ही साथ वर्ग 3 में भी आया हुआ है। और वर्ग 3 में कब आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कब आया हुआ है, 2022 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि फेनिल केटनुरिया से उत्पन्न बौद्धिक विकलांगता को न्यूनतम किया जाता है, किसके अकॉर्डिंग न्यूनतम किया जाता है। सामाजिक संपर्क, कक्षा शिक्षण, पर्यावरण कारक, या प्रगतिशील शिक्षा। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। साथियों, आपका जो फेनिल केटनुरिया से उत्पन्न बौद्धिक विकलांगता को जो न्यूनतम किया जाता है वह आपका कहलाता है पर्यावरण कारक। जी हाँ, पर्यावरण कारक भी आपका इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि संक्षिप्त शब्द जो होता है ADHD, ये किसको दर्शाता है। जो ADHD होता है किसको दर्शाता है, ध्यान अभाव सक्रियता विकार को दर्शाता है। तो विकार को भी ध्यान देना है सभी लोगों को। अगला, छात्रों को कक्षा में लोहे की धातु के उपयोग को सूचीबद्ध करने के लिए कहना, और एक शिक्षक को यह जांचने में मदद करेगा कि छात्रों में निम्नलिखित में से कौन सी रचनात्मक क्षमता होती है, और वह क्षमता कहलाती प्रवाह की। रचनात्मक मतलब प्रवाहिता की बात हो रही। तो इन चीज़ों को भी फोकस करना है और समझना है। अगला प्रश्न है कि कोशिका विभाजन में त्रुटि के कारण निम्नलिखित में से कौन सा विकार होता है। आप सभी लोग बताइए, जो कोशिका के विभाजन में त्रुटि के कारण जो आपके विकार होता है वह कौन सा होगा, यह आपको कमेंट करना है। ये एमपीटेट में आया हुआ प्रश्न है। अब देखते हैं कितने लोग यहाँ पे सही इसका कमेंट करते हैं। ठीक है, सभी लोग कमेंट करेंगे बिल्कुल। चलिए, यहाँ पे आज हम टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे टोटल। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। शरीर में कोशिकाएं जो मस्तिष्क से और उसके लिए जानकारी का संचालन करती हैं वे क्या होती हैं। प्रजनन कोशिकाएं, मांसपेशी कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, या रक्त कोशिकाएं। ये भी एमपीटेट में आया हुआ प्रश्न है। तो शरीर में कोशिकाएं जो मस्तिष्क से और उसके जानकारी का संचालन करती हैं वह आपके तंत्रिका कोशिका कहलाती। और अगला प्रश्न क्या इसमें पूछा गया कि किसी की नाक का आकार किसके द्वारा निर्धारित होता है। हमने डिटेल के साथ बताया था, नाक का आकार किसके द्वारा होता है, आनुवांशिकता के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों, आनुवांशिकता के कारण। नाक, कान, त्वचा। अगला प्रश्न, भोजन का एक व्यावसायिक विज्ञापन हमारे मुंह में लार का उत्पादन करता है, किसकी वजह से। भोजन के एक व्यावसायिक विज्ञापन होता है जो हमारे मुंह में लार का उत्पन्न करता है, वह क्या होता है। ऑपरेट कंडीशनिंग, प्रतीक अधिगम, क्लासिकल कंडीशनिंग, या गुप्त अधिगम होता है। तो यहाँ पे आपका क्या कहलाएगा, क्लासिकल कंडीशनिंग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो आपका दिया गया है वह आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है समरूप जुड़वा, आइडेंटिकल ट्विंस की बात हो रही। तो दो अंडों से विकसित होते हैं, या कोई भी समरूप अनुवांशिकता नहीं होता, यह समान अनुवांशिकता होती है। आमतौर पर एक दूसरे को कोई समानता नहीं होता। ये एमपीटीटी में आया हुआ प्रश्न है। सभी लोगों को कमेंट करके बताना कि समरूप जुड़वा यानी कि आइडेंटिकल ट्विंस कौन सा होगा। दो अंडों से विकसित होते हैं, या कोई भी समरूप अनुवांशिकता नहीं होती है, या समान अनुवांशिकता होती है, या आमतौर पर एक दूसरे से कोई समानता नहीं है। तो समरूप या जुड़वा आइडेंटिकल ट्विंस की बात हो रही है। तो आप सभी लोगों को कमेंट करना है इसका राइट आंसर क्या है, और ये क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट करना है। 7 to 7:30 में हमारी क्लास होती है डेली PM में। तो ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, और इस बार वर्ग 3 एग्जाम को 101% फतेह कीजिए। तो धन्यवाद सभी का। सभी लोगों को जल्दी क्लास अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।